हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं विश्व इतिहास से रूसी क्रांति, इसके कारण एवं परिणामों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1917 में रूस में 2 क्रांतियां हुई, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक ही क्रांति 2 चरणों में पूर्ण हुई। पहली क्रांति जो फरवरी मार्च में हुई, राजनीतिक थी, जिससे स्वेच्छाचारी जार का प्रशासन का अंत हुआ। दूसरी क्रांति अक्टूबर नवंबर में संपन्न हुई, सामाजिक थी, जिसके द्वारा विश्व में सर्वहारा वर्ग की स्थापना हुई। 19वीं सदी में यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, किंतु रूस तब भी जारों के निरंकुश शासन के अंतर्गत पुरानी दुनिया में ही रह रहा था। 1861 में कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, किंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। क्रांति के पूर्व रूस के 45% नागरिक कृषि पर निर्वाह करते थे, फिर भी कृषि का उत्पादन स्तर काफी निम्न था। रूसी कृषि में यूरोपीय और अमेरिकी कृषि दोनों के नकारात्मक लक्षण मौजूद थे, जिसके फलस्वरूप रूस में प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम था। किसानों को, भूमि मालिकों को भारी मात्रा में कर देना पड़ता था। मध्यम वर्ग के ना होने के कारण रूस में औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। रूस में विद्युत और मशीन उद्योग की शुरुआत ही हुई थी। उसके बाद ही विकास तेजी से हुआ, किंतु निवेश के लिए आई आधी से अधिक पूंजी विदेशी थी। विदेशी निवेशकर्ताओं की दिलचस्पी मुनाफा कमाने में थी, इसलिए मजदूरों की दशा में वे तनिक भी ध्यान नहीं देते थे। मजदूरों की दशा भयंकर थी तथा उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। जार के शासन के अंतर्गत रूस का राज्य वर्तमान काल की आवश्यकताओं में को किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकता था। जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। निरंकुशता को बनाए रखना वह अपना पवित्र कर्तव्य समझता था। उसने प्रगति शब्द के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उसे केवल अभिजात वर्ग और उच्च पादरियों का ही समर्थन प्राप्त था। शेष जनसंख्या उसके विरुद्ध थी। जारों की अफसरशाही अकुशल थी। रूस के जारों ने अपने विजित प्रदेशों के निवासियों को साम्राज्य के हित में रूसी भाषा अपनाने और अपनी संस्कृति को बदलने के लिए विवश किया। निकोलस द्वितीय ने रूसीकरण की नीति को और तीव्र कर दिया। रूस के साम्राज्यवादी विस्तार के कारण अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ उसका टकराव हुआ। इन युद्धों ने जारशाही के खोखलेपन को जाहिर कर दिया। अनेक रूसी विचारक पश्चिमी यूरोप के परिवर्तनों से प्रभावित थे और वे उसी प्रकार के परिवर्तन रूस में लाना चाहते थे। 19वीं सदी के अंतिम चरण में जनता के पास नाम का एक आंदोलन आरंभ हुआ।
तब बुद्धिजीवियों ने अपने विचारों का प्रचार किसानों के बीच किया। औद्योगिकरण शुरू होने पर मजदूर संगठन की स्थापना हुई। 1883 में जॉर्ज प्लेखनोव ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी अस्तित्व में आई। ये दोनों पार्टियां औद्योगिक मजदूरों की राजनीतिक पार्टियां थीं। इसके अतिरिक्त सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी थी जो किसानों की मांगों को उठाती थी। 1905 की घटना के कारण रूस भर में अभूतपूर्व गड़बड़ियां हुई। इस क्रांति के दौरान संगठन का एक नया रूप विकसित हुआ जो 1917 के उथल-पुथल में निर्णायक सिद्ध हुआ। यह था मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद या सोवियत। किसानों की सोवियत का भी निर्माण हुआ। अक्टूबर में जार ने ड्यूमा निर्वाचित संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया, परंतु जार तुरंत अपने पुराने ढर्रे पे चलने लगा। 1905 की क्रांति ने लोगों को जागृत कर क्रांति के लिए तैयार किया। अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण जार ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में उलझा दिया। जार का शासन आधुनिक युद्ध करने में सक्षम नहीं था। रूस का युद्धकालीन खर्च 4,700 करोड़ रूबल था। युद्ध के कारण अनाज उत्पादक प्रांतों और अनाज का उपभोग करने वाले प्रांतों में सामाजिक तनाव बढ़ गया। विश्व युद्ध के कारण रूसी सैनिकों में भी व्यापक असंतोष फैला, क्योंकि इस युद्ध में काफी संख्या में सैनिक मारे या घायल हुए थे। रूस में शाही परिवार के अधोपतन ने रूस की स्थिति को और भी बुरा बना दिया था। जार निकोलस द्वितीय पूरी तरह से अपनी पत्नी के वश में था। उसकी पत्नी रासपुतिन नामक दुराचारी के इशारे पर चलती थी। वस्तुतः रासपुतिन ही सरकार का संचालन करता था। इन कारणों से 1917 में रूस में दो क्रांतियां हुई, पहली फरवरी मार्च में तथा दूसरी अक्टूबर नवंबर में हुई। रूसी क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति की तरह एक विद्रोह समझा गया। इस क्रांति के द्वारा साम्राज्यवादी सरकार का बिना किसी शोरगुल के अंत हो गया। रूस की क्रांति में पेत्रोग्राद का वही स्थान है जो फ्रांस की राज्य क्रांति में पेरिस का था। अब हम इसके परिणाम को देखेंगे तो परिणाम में रूसी क्रांति की पहली उपलब्धि थी निरंकुश शासन तंत्र की समाप्ति और अभिजात वर्ग तथा चर्च की शक्ति का विनाश। दूसरी उपलब्धि थी संसार में प्रथम समाजवादी समाज का निर्माण एवं जार को साम्राज्य को एक नए राज्य सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। हर एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाने लगा और कार्यानुसार पारिश्रमिक मिलने लगी। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। उच्च अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक नियोजन की प्रणाली अपनाई गई। सोवियत संघ में राज्यों ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा औद्योगिकरण किया। क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ ने
एक प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ। समाज में व्याप्त असमानताएं भी नष्ट हो गई। प्रत्येक व्यक्ति को काम देना राज्य और समाज का कर्तव्य हो गया। काम करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार बन गया। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी विकास हुआ। संघ में शामिल सभी जातियों में को समानता का अधिकार दिया गया। इन जातियों द्वारा स्थापित राज्यों को काफी स्वायत्तता दी गई, जिससे उनकी भाषाओं और संस्कृतियों का विकास आसान हो गया। रूसी क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव विश्वव्यापी रहा। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में निहित सिद्धांतों की तरह ही मार्क्स के विचारों को व्यापक रूप में लागू करने की बात कही गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी आंदोलनों का संगठन अन्य देशों में समान प्रकार की क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। कॉमिल्टन का गठन कर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर क्रांतियों को बढ़ावा दिया गया। इसे तृतीय इंटरनेशनल भी कहा जाता है। संसार के कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई और उन्हें कॉमिल्टन से संबद्ध किया गया। कॉमिल्टन एक ऐसा मंच हो गया जहां नीति संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श होता था और विश्वव्यापी स्वीकृति के लिए समान नीतियां रखी गई। 1943 में कॉमिल्टन का विघटन कर दिया गया। समाजवादी विचारों के प्रसार में अंतर्राष्ट्रीयता को मजबूत बनाने में सहायता की। राष्ट्र कम से कम सिद्धांतों में ही सही इस विचार को मानने लगे कि अन्य राष्ट्रों के साथ उनके संबंध सिर्फ अपने स्वार्थों को साधने की दृष्टि से नहीं होने चाहिए। अनेक समस्याएं जिन्हें राष्ट्रीय समझा जाता था, अब सारे विश्व के दिलचस्पी का विषय बन गया था। उपनिवेशवादी देशों में समाजवाद पर आधारित जो राजनीतिक आंदोलन चलाए गए, उससे उपनिवेशों को अपने स्वतंत्रता आंदोलन में सहायता मिली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले उपनिवेशों के जनगण नए सोवियत राज्य को अपना मित्र समझने लगे। क्रांति के बाद सोवियत सरकार ने असमानता पर आधारित उन संधियों को रद्द कर दिया जो जार ने चीन पर थोपी थी। उसने चीन के एकीकरण के लिए संघर्ष कर संन्यास सैन को विभिन्न प्रकार से सहायता भी दी। उपनिवेशों के राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप पर भी रूसी क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से हमारा आज का विषय यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको यह विषय अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।